Hello everyone, welcome to Basi Academy. Today I Aditya Mishra has came here to tell you about the chapter French Revolution. French Revolution is a very easy and interesting chapter. It's totally based on how the French people, the countrymen of the France, has created different revolution by making different types of parties and they work against the king as the king was doing very bad and things with the country. Totally French Revolution is based on liberty, equality and fraternity. So let's start this chapter without wasting our time. I'm showing you the map of France. France lies in a European continent. You can see that its neighbor country are Switzerland, Italy, Germany, Spain, which touches its boundary. So let's start. The French Revolution the France was divided into three states, totally into three states. First state, second state and the third state. First state is called as the clergy, the second state is called the nobility and the third state is called everyone else. In the first state the people who worked in the church, मतलब कि जो लोग जो चर्च में काम करते थे, पादरी वगैरह, जो पादरी लोगों के साथ दूसरे लोग थे, उन्हें हम लोग क्लर्गी स्टेट में लेते थे और वो सबसे फर्स्ट स्टेट में लिए जाते थे. ये जो फर्स्ट स्टेट वाले पीपल हैं द क्लर्गी, इन लोगों को जो जैसे इंडिया ऐसे कंट्रीज़ के आज के समय में सभी को टैक्स पे करने पड़ते हैं. तो उस समय में फ्रांस में क्या है कि जो क्लर्गी जो स्टेट है इसको कोई भी टैक्स, नो टैक्स टू बी पेड, इसे कोई भी टैक्स नहीं पे करना. When I talk about the second state, the nobility, the king, the queen, nobles of the sword, princes of the royal blood, dukes, marquises, ministers, this come in the second state. These second state people also no need to pay any tax. इनको कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं थी. अब जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, सोल्जर, क्राफ्ट पर्सन, शॉपकीपर्स, पीजेंट्स, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो भी बाकी के लोग जो बच रहे हैं, पादरी और किंग्स के फैमिली को छोड़ के, वो सब आते हैं थर्ड स्टेट में. और ये जो थर्ड स्टेट वाले लोग हैं इनको टैक्स पे करना पड़ता है. इन्हें टैक्स बहुत ही लार्ज अमाउंट में पे करना पड़ता है. पूरे कंट्री का, पूरे फ्रांस का सारा टैक्स की पे करने की जिम्मेदारी थर्ड स्टेट को थी कि थर्ड स्टेट के जो भी लोग हैं उन सबको टैक्स पे करना पड़ेगा. अब जैसे किंग वगैरह जो थे, मतलब कि वो लोग जैसे मेजॉरिटी विंस का सिस्टम था पहले से ही, तो फर्स्ट स्टेट को 1 वोट देते थे, सेकेंड स्टेट को भी 1 वोट और थर्ड स्टेट में भी 1 वोट. अभी देखो, किसी भी प्रकार का टैक्स वगैरह जो पे करना पड़ता था वो थर्ड स्टेट को ही पे करना पड़ता था और सारे स्टेट का 1 वोट माना जाता था. दिस इज़ एन इमेज ऑफ अ टेनिस कोर्ट ओथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू टेल यू दैट द किंग ऑफ द फ्रांस वॉज द Louis XVI at that time. So Louis XVI was the king of that time. This country has उसको बहुत ज़्यादा उसने कर्ज ले रखा थे लुई 16 ने. इस कंट्रीज़ ने बहुत बगल में लोगों से झगड़ा भी पाल रखा था. जैसे जब उसका सबसे बड़ा दुश्मन था ब्रिटेन. अब ब्रिटेन से क्यों उसकी दुश्मनी थी, तो ब्रिटेन ने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा जगह पे क्या कर अपने राज्य कर रखा था. कि ये जैसे इंडिया को उसने अपने टेरिटरी अब धीरे धीरे बनाने शुरू कर दी थी, वैसे ही वो यूएस के 13 कंट्रीज़ में अपनी टेरिटरी बना ली थी. अब उन 13 कंट्रीज़ में जब उसने टेरिटरीज बना ली थी तो अब अमेरिका के जो लोग थे, अब दे वांट दैट दे शुड हैव देयर ओन फ्रीडम, दे वांट देयर ओन इंडिपेंडेंस. तो दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट एंड देयर वाज अ बैटल बिटवीन अमेरिका एंड ब्रिटेन. बट अमेरिका एंड ब्रिटेन वॉज देयर बैटल. पर जो फ्रांस था उसने ये चतुराई करने की कोशिश करी कि अगर मैं अमेरिका के लोगों को, अमेरिका की कंट्री को क्या करूं, उसकी मदद कर दूं, तो क्या पता मुझे आगे इनसे फ़ायदा हो सके. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ.
उसने क्या किया, उसने 2 बिलियन लिवरेज का लोन लिया। उसने अमेरिका की जगह खुद ब्रिटेन से उसने लड़ाई करी, क्योंकि उसके पहले से ही ब्रिटेन से दुश्मनी चलती आ रही थी, और ये भी चाहता था कि इस दुश्मनी में वो उसे हरा के ये भी दिखा सके कि हम उनसे ताकतवर हैं, और साथ में वो ये भी दिखाना चाहता था कि अमेरिका से उसके वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पैसा ले सके। अब उसने 2 बिलियन लिवरेज का लोन भी ले लिया था। अब देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ, ब्रिटेन वाला जो था, ब्रिटेन को उन लोगों ने फ्रांस वाले लोगों ने हरा दिया। पर जब अमेरिका अभी अभी आज़ादी हुई थी, उसके पास अभी इतना पैसा अगर होगा कहाँ, अभी इतना पैसा था ही नहीं, तो कैसे वो फ्रांस को पैसा दे सके, उसके बारे में फ्रांस के लोगों ने नहीं सोचा। उन्होंने फालतू में 2 बिलियन का कर्ज ले लिया, और साथ में क्या करे, अमेरिका के लिए ब्रिटेन से भी लड़ाई करने लगी। अब जो फ्रेंच सोसाइटी था वो 3 स्टेट में डिवाइड था, क्लर्की, नोबेल्टी एंड थर्ड स्टेट। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट टेनिस कोर्ट ओथ। दिस इज एन इमेज ऑफ द टेनिस कोर्ट ओथ का ये इमेज है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था, एक्चुअली जब एक बार जो राजा था, मैं आपको राजा की इमेज दिखाती हूँ। दिस द क्वीन हुज नेम वाज लुईस 16 and she was the queen named एंटनी। जो एंटनी थी ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। जब राजा जो थे लुईस 16 थे, जब उनकी एज 16 ईयर्स की थी, तब उन्होंने एंटनी से शादी कर ली थी। ये एक ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। अब ये जो राजा है और ये रानी है, ये अपने लग्जूरियस लाइफ्स को छोड़ना नहीं चाहता था कि उसे अपने लाइफ में बस गहना, हीरा, मोती, चांदी, उन सब का बहुत ही शौक था। वो अपने लग्जूरियस लाइफ को छोड़ना नहीं चाहती थी, और ना तो ये छोड़ना चाहता। तो उसने क्या किया, उसने पहली सी बैटल, फ्रांस वीएस ब्रिटेन की बैटल तो चल ही रही थी। अब क्या हुआ, बैटल में 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को उसने इंडिपेंडेंट करने के लिए करवाया था। अब क्या हुआ, उसने 2 बिलियन का लोन भी ले लिया था। और वैसे भी उसके कंट्री में क्या चल रहा था, लड़ाई पहले से अंदर लोगों के बीच में थी, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई भी थी। अब जो ये राजा है ये बिलोंग करता है बार्बन फैमिली से। कौन सी फैमिली से, बार्बन फैमिली से। इट बिलोंग्स टू बार्बन फैमिली से ये बिलोंग करता है। मतलब बार्बन डायनेस्टी, जैसे गुप्ता डायनेस्टी था तो वैसे ही बार्बन डायनेस्टी भी था, और उधर से ये बिलोंग करता था। अब क्या हुआ, उसने 2 बिलियन लिवरे का लोन भी ले रखा था। फ्रांस और वीएस ब्रिटेन का बैटल भी चल रहा था, जिससे 13 अमेरिकन कॉलोनीज का क्या हो सके, इंडिपेंडेंस भी हो सके। अभी जो पूरा फ्रांस था, जो मैंने आपको फ्रांस का जो भी फ्रांस जो दिखाया, इसमें से जो अगर मैं इसका 100 पीस कर दूँ, 100 पीस कर दूँ इस कंट्री का, तो इसका जो 60% लैंड था, टोटल जो 60% लैंड था, 60% लैंड किसके पास था, नोबल्स के पास था। नोबल्स के पास 60% लैंड हो था, और बाकी का लैंड किसके पास था, बाकी का लैंड मतलब यहाँ पे राजा वगैरह 60%, बाकी का 40% में से 30% किसका था, 30% था क्लर्की का, और 10% था, सिर्फ 10% किसके पास था, थर्ड स्टेट के पास। इतना कम ज़मीन पे वो गुजारा कर रहे थे, बाकी से आधे से ज़्यादा ज़मीन किसके पास चली गई, नोबेल्टी के पास। साथ में उसने क्या किया, जब उसने लोन ले ही रखा हुआ था तो उसने क्या किया, उसने और लोन लेकर उसने पैलेस ऑफ वर्सलाइज बनाया। वो अपने वाइफ के लिए पैलेस एक उसने बनवाया, और उस पैलेस में बहुत ही खर्चा था। उस पैलेस में कितने सारे उसने नौकर रखवाए थे, बहुत सारे लोग रखे थे उसने, कि अब उन नौकरों को भी रखने के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। तो उसका भी उसने इतना लोन लेकर रखा था कि उसका पूरी कंट्री पूरा लोन से ही चल रहा था। अब क्या हुआ, अभी जो डायरेक्ट टैक्स, अभी देखो जो 2 प्रकार के टैक्स हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। एक जो था टैक्स, एक जो टैक्स था वो 2 प्रकार का था। अब एक प्रकार का टैक्स था जो नोबल लोग इकट्ठे करते थे। जो नोबल लोग टैक्स इकट्ठे करते थे उसे कहते हैं टिथे। दैट टैक्स इज कॉल्ड टिथे। और वही अगर मैं दूसरे टैक्स की बात करूं जो कि डायरेक्ट टैक्स था, डायरेक्ट
डायरेक्ट टैक्स था उसे कहते हैं हम टाइले। दो प्रकार के टैक्सेस थे, टीथे और टाइले। टीथे कौन कलेक्ट करता था? नोबल्स कलेक्ट थे। और ये जो डायरेक्ट टैक्स लेते थे तो वो फार्मर्स वगैरह से लिया जाता है। हम इसे हम कौन सा कहते हैं? टाइले कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये इतना टैक्स तो था। अभी देखो पॉपुलेशन क्या हुई, पॉपुलेशन अब धीरे धीरे फ्रांस की इंक्रीज होने लगी। फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन थी और अब उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 28 मिलियन चली गई 1789 में, कि उसका जो पॉपुलेशन था 23 मिलियन था। 23 मिलियन 1715 में था, अब उसका पॉपुलेशन 28 मिलियन, अब उसका पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गया 1789 में। तो इससे क्या हुआ? पॉपुलेशन इंक्रीज। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ? पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, जो उनका स्टेबल डाइट था, जो फ्रांस के लोगों का जो स्टेबल डाइट था, मतलब कि जो आम डाइट लोग, जैसे अपने यहाँ का स्टेबल डाइट क्या है? राइस एंड वीट, जिससे हम रोटी बना के खाते हैं, तो उनका जो स्टेबल डाइट था वो है ब्रेड। Bread is the staple diet of the France, and due to the population increase, the rate, अब इसका जो रेट था वो भी क्या हो गया? वो भी इंक्रीज कर गया। The rate of the stable diet was also increasing. In the 18th century, emergence of middle class was taken place as social groups. जो बाकी के सोशल ग्रुप्स थे जैसे सिल्क टेक्सटाइल्स, वुलन वाले, उनका भी 18th सेंचुरी में क्या हुआ? इमर्जेंस, उनकी भी बढ़ोतरी होने लगी। उनका भी जो था पॉपुलेशन वो क्या हो गया? बढ़ते चला गया। अभी इस फुल फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम तीन फिलोसफर के बारे में जानेंगे। मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये बुक लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने। और मॉन्टेस्क्यू क्या करना चाहते थे कि वो बताना चाहते थे कि लॉ, किस प्रकार के लॉ फ्रांस के लिए बनाई जा सके। तो उनकी उस लॉज के बारे में कौन सी बुक में लिखा था? द स्पिरिट ऑफ लॉ में। जीन रोसाओ की बुक का नाम है द ट्रू ट्राइट्रिस। ये बुक थी, मतलब कि उन्होंने फ्रांस में किस प्रकार की हालातें चल रही थी उसके बारे में बताया था, और इन्होंने लिख रही थी डॉक्ट्राइन। ठीक है, ये थे जॉन लॉके, जीन जैक्वास रूसाउ, और द ट्रू ट्राइट्रिस उन्हें लिखी थी, इसने डॉक्ट्राइन थे। और मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी लिखी थी? द स्पिरिट ऑफ लॉ। अब रोसो सर थे, वो चाहते थे कि इस प्रकार की सरकार बने जिसमें द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन अ सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि इस प्रकार का सोशल कॉन्टैक्ट हो, सरकार इस प्रकार की बने कि क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव वगैरह इलेक्शंस वगैरह हो सके। पर जो मॉन्टेस्क्यू थे, जिन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉ लिखी थी, उसमें ये चाहते थे कि प्रपोज अ डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट, कि वो चाहते थे जैसे अभी के टाइम में इंडिया को 3 हिस्से में डिवाइड किया है, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो वो चाहते थे कि फ्रांस भी लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिश, मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, इस प्रकार से बंटना चाहिए। तो वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो 3 हिस्से में बट जाए, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब लॉय 16 जो थे, ये जो थे, उनको चाहते थे कि क्या हो जाए? टैक्स की इंक्रीज़ हो जाए। टैक्स इंक्रीज क्यों हो जाए? क्योंकि वो चाहते थे कि फ्रांस का भाई अब तो कर्ज का दिन बढ़ता जा रहा है, अब मेरे को तो कर्ज सबको भरने पड़ेंगे जिस तरह से मैंने लोन लिया है। तो अब उसे कर्ज भरने के लिए पैसे चाहिए, पैसे तो उसके पास थे नहीं। तो अब क्या करना पड़ा? उसने क्या करी? टैक्स को इंक्रीज कर दिया। अभी हम यहीं पर टेनिस कोर्ट की बात भी करेंगे। अब जब उसने टैक्स को इंक्रीज कर दिया, तो टैक्स को इंक्रीज करने से पहले फ्रांस में पहले से परंपरा चलती आ रही थी कि भाई टैक्स तभी इंक्रीज किया जाएगा जब एक जगह पे सभी के साथ मीटिंग, कोर्ट में मीटिंग करी जाए, और अगर सारे स्टेट तैयार हैं, मान गए, तो उसने मीटिंग करवाई। तब उसने जिस मीटिंग करवाई थी तो उसमें था कि फर्स्ट स्टेट को 1 वोट था, सेकेंड स्टेट को 1 वोट था, थर्ड स्टेट इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी, सबको 1-1 वोट थे। पर
बात क्या है, इसको पैसे नहीं भरना ना इसको पैसे भरना है, फर्स्ट सेकंड को तो भरना नहीं है, थर्ड स्टेट को पैसे भरना है। तो भाई फर्स्ट सेकंड को भरना है तो फर्स्ट सेकंड तो रात नहीं भरना तो राशि हो जाएंगे तुरंत, भाई हमको भरना नहीं है इनको ही भरना है, तो हाँ हाँ हम तैयार हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, तैयार हो गए। अभी देखो हुआ क्या, जो फर्स्ट स्टेट वाले जब उस मीटिंग में आए थे वो 300 लोग थे, ठीक है, और जो सेकंड स्टेट में आए थे वो भी 300 लोग थे, और ये जो थर्ड स्टेट से आए थे ये 600 लोग थे। अब जो मीटिंग कोर्ट में होता है उसमें तो मैक्सिमम सीट होती है, कुछ मैक्सिमम मिनिमम सीट्स होती है। तो उसमें क्या हुआ, ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले आराम से बैठ गए और बेचारे थर्ड स्टेट वाले खड़े रह गए। उनको थोड़ा सा इससे अपने ऊपर शर्म सा महसूस होने लग गया, भाई हम टैक्स पे करते तो हमें सीट मिलनी चाहिए, हमें बैठना चाहिए, पर ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले क्या कर उधर बैठ गए। अब क्या हुआ, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले उधर बैठ गए, अब उनको थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग हुई, फिर भी वो खड़े हो गए, आराम से क्या करे खड़े हो गए। अभी राजा बोलता है कि भाई हमें टैक्स को इंक्रीज़ करना करेगा जिससे हमारा जो देश है उसका कर्ज माफ़ हो सके। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तुरंत मान गए, ठीक है हाँ ठीक है। अभी राजा कहते हैं इस तरीके से नहीं, मेजॉरिटी विंस, मतलब वोट दिया जाएगा। तो तभी नोबेलिटी का जो एक था लीडर था वो बोलता है नहीं, ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले को तो टैक्स भरने की ज़रूरत ही नहीं है, हम ही लोग टैक्स भरते हैं। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि हर व्यक्ति का एक एक वोट होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज जैसे अपने इंडिया में है वैसे उस प्रकार का हो। पर राजा बोलते हैं नहीं, हमारी पहले से ही परंपरा है कि सब स्टेट का एक एक वोट है, तो हम कैसे ये मान सकते हैं। तब उनकी बात में ये बात हो गई, जिसके कारण ये थर्ड स्टेट वाले क्या आ गए, गुस्से में आ गए। अब थर्ड स्टेट वाले जब गुस्से में आ गए तो वो लोग, उन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने क्या किया, टेनिस कोर्ट ओथ, मतलब एक बगल में एक टेनिस कोर्ट था वहाँ पे गए और वहाँ से उन्होंने खड़े हो गए। वहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ, स्टार्ट किया, और उन्होंने बोला कि हम अपनी खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे जिसमें हम सारे रूल्स एंड लॉज एंड रेगुलेशन आएंगे। फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार के पार्टीज़ बनने लगी, सिटीज़न को दो हिस्सों में बांटा गया, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स। और जो पार्टीज़ थे उसमें सबसे फेमस पार्टी थी जैकोबिन्स पार्टी, जिसे हमने 7th क्लास में पढ़ा था टीपू सुल्तान के बारे में। तो टीपू सुल्तान भी जैकोबिन्स पार्टी के एक मेंबर थे। अभी यहीं से क्या हुआ, आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब यहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंच रेवोल्यूशन किस प्रकार से स्टार्ट हुआ वो करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल BC Academy, थैंक यू।